फाइनेंशियल इमरजेंसीज हर साल नहीं आती। इमरजेंसीज आती तो कभी कभी हैं, लेकिन आपकी पॉकेट पर ऐसा झटका देकर जाती है कि आप एक ही बार में कई साल पीछे चले जाते हो, जिससे बाउंस बैक करने में आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है। मेरे और आपके जैसे करोड़ों इंडियंस के लिए कोविड-19 पैंडेमिक कुछ ऐसी ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लेकर आया है। इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ ऐसी हो कि आपको ये झटके ना लगें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसीज के इन झटकों से बच सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। बट लोग तो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आ चुकी है, पिछले 1 साल से इमरजेंसी ही तो चल रही है, तो अब प्लानिंग करके क्या फायदा। देखिए, जो मिस्टेक्स आपसे हो चुकी उनके लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेने में ही हमारी जीत है। नेक्स्ट टाइम आपको झटका न लगे, इसके लिए अभी भी देर नहीं हुई है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसीज के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है या किसी भी इमरजेंसी के लिए इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट आपके पास आती है, जिन फंड्स को आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई हैं कि इमरजेंसीज के टाइम पर आप अपने लिए फंड्स का अरेंजमेंट क्विकली कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आते हैं सबसे पहले तरीके पर, हैव ए कॉन्टिजेंसी फंड। अपनी करेंट इनकम में से कुछ अमाउंट आप अलग कर लें और उस अमाउंट को रेगुलरली सेव करते चलें। इतना अमाउंट सेव करें कि उस अमाउंट से आपके 8 से 10 महीने के एक्सपेंसेस कवर हो सके और इसमें आपकी लोन ईएमआईज भी शामिल हैं। इस इमरजेंसी फंड को आप एक सेपरेट अकाउंट में रख सकते हैं और इस फंड को कभी भी आप रिस्की ऑप्शंस में इन्वेस्ट ना करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए। ये फंड हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए। लिक्विड और सेफ इन्वेस्टमेंट में इसको इन्वेस्ट करिए, जैसे कि एफडी, आरडी एटसेट्रा। ऐसे फंड्स को आपने जिन भी अकाउंट्स में सेव किया है उनमें केवाईसी रेगुलरली अपडेट करवाते रहिए, ताकि जब भी आपको फंड्स की जरूरत हो फंड्स मिल जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉमिनी रजिस्टर कराना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। दूसरा ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना। एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो वो आपकी बहुत मदद करेगी इमरजेंसीज के टाइम पर। इंडिया में अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स और मेडिसिन काफी एक्सपेंसिव है। एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और वो भी कैशलेस, और लाखों रुपए के मेडिकल बिल्स और हॉस्पिटल बिल से आप बच सकते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी कंपनी आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उसके साथ फैमिली फ्लोटर जरूर सप्लीमेंट करवाएं, सो दैट आपके फैमिली मेंबर्स और जो डिपेंडेंट्स हैं आपके, वो भी इस इंश्योरेंस में कवर हो सके। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आपको आपकी मंथली इनकम का 1 से 3% ऑफ द पोर्शन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक एडिक्वेट लाइफ कवर, जिसको हम आम भाषा में लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये काम करता है HLV प्रिंसिपल पे। HLV का मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू। HLV का क्या मतलब है? HLV का मतलब है कि आपको कितने टोटल पैसे चाहिए अपने लाइफ टाइम के सभी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, और इसमें मंथली एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन की एजुकेशन, चिल्ड्रन की मैरिज और आपका रिटायरमेंट फंड सभी कुछ इंक्लूडेड है। इस तरह से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो आपके लव्ड वंस के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हों। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आपकी एनुअल इनकम के हिसाब से आपका लाइफ कवर डिसाइड करती है। और यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन, अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद नहीं कर सकते तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। बहुत से ऐसे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोगों की मदद लीजिए और कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे फाइनेंशियल फील्ड में नहीं लेना चाहिए। तीसरा स्टेप है स्ट्रक्चर योर सेविंग्स। बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, आपका रिटायरमेंट फंड, कैलकुलेट करिए कि आपको इन सब खर्चों के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और फिर अपनी सेविंग्स को स्ट्रक्चर करिए
और उनको रेगुलरली और सेंसिबली सेव करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लिक्विड और सिक्योर ऑप्शंस में ही इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हुए? ऐसे गोल्स जो अगले 5 सालों के अंदर फुलफिल होने हैं उनको शॉर्ट टर्म गोल्स की कैटेगरी में डाला जाता है, और ऐसे गोल्स जो 5 साल के बाद पूरे होने हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक बात अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि कंटिजेंसी फंड और अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स मत करिए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप अपने कंटिजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज नहीं करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिजेंसी फंड में नहीं डालेंगे। कंटिजेंसी फंड कंप्लीट होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, भले ही उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने मंथली रेगुलर एक्सपेंसेस को कम क्यों ना करना पड़े। 4th स्टेप है क्रिएटिंग ए बजट। बजट मतलब अपनी मंथली इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपरली प्लान करना, क्योंकि कई बार अनप्लान्ड और बड़े एक्सपेंडिचर्स आपकी जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है ना, उसको खराब कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग के गोल को पूरा करने के बाद जो मनी आपके पास बचे, उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। याद रखिए, द गोल इज टू बी रिच एंड नॉट टू लुक रिच। 5वां स्टेप, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये स्पेशली डेडिकेटेड है आजकल की यंगर जनरेशन को। मैं अपने आसपास और मेरी जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो लोग इस पॉइंट को बहुत ध्यान से और ज़रूर समझें, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक लाइफ टाइम चेंज ला सकता है। अवॉइड डेट्स एट एनी कॉस्ट। रूल इज अवॉइड टेकिंग लोन्स। लोन लेना अवॉइड करिए, स्पेशली अगर वो एक बैड लोन है तो। ये बैड लोन क्या होता है? अगर आपने लोन लेकर कुछ परचेज किया और जो चीज़ आपने ली उससे अगर कोई वैल्यू नहीं जनरेट हो रही या उससे कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही, तो वो आता है बैड लोन की कैटेगरी में। इसे कहते हैं वेस्टफुल एसेट में इन्वेस्ट करना। इसके कुछ कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेना या एक्सेसिव और अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड यूजेज करना। याद रखिए, प्लानिंग करके और सेविंग करके कार लेना इज मच मोर सेंसिबल देन EMIs पे कार खरीद लेना। याद है ना, द गोल इज टू बी रिच एंड नॉट टू लुक रिच। अगर आप वेस्टफुल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली लोन लेकर, तो आपकी अर्निंग्स घटेंगी। ये वो खर्चे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये सिर्फ आप एक सोसाइटी प्रेशर में आकर या दूसरे को देखकर ये एक्सपेंसेस करते हैं, बट एक्चुअल में इनका आपकी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यंगर जनरेशन साधु बन के रहे, लेकिन जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स हों, आपको कोई भी एक्सपेंसिव एसेट खरीदने के लिए अगर लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आप शौक से वो एसेट लीजिए। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो उसके ज़रिए ही हम इमरजेंसीज के अगेंस्ट की ये लड़ाई जीत पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।